आइए लेके चलते हैं आपको 1952 के उस दौर में जहाँ पे लोगों को इज्जत उनकी कास्ट के बेसिस पे दी जाती थी। वहीं लोअर कास्ट के लोगों को हीन भावना से देखा जाता था, तो अपर कास्ट के लोगों को पूरा सम्मान दिया जाता था। अब उसी सम्मान को पाने के लिए लोअर कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सोसाइटी में कास्टिज्म कितना पीक पर चल रहा था कि लोअर कास्ट के लोग अपना कल्चर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। समाज में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी और उनको पढ़ने वाला कोई भी नहीं था। वहीं एक व्यक्ति जो इन सारी परिस्थितियों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे, इन सारी समस्याओं को परख रहे थे, उनका नाम है एमएन श्रीनिवास। सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आज हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के यूनिट 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर जिनका नाम है एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था और उनकी डेथ 1999 में हुई थी। देखो, एमएन श्रीनिवास को इंडियन सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर माना जाता है क्योंकि उन्होंने सोशियोलॉजी को एक टीनेज स्टेज से मैच्योर स्टेज तक पहुंचाया। उन्होंने इंडिया में इंडिया स्पेसिफिक मुद्दों को उठाया, जैसे डोमिनेंट कास्ट, ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। उन्होंने इंडिया को इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की। एमएन श्रीनिवास ने फील्ड वर्क पर बहुत जोर दिया। उन्होंने 2 फील्ड वर्क किए, कूर्ग सोसाइटी और रामपुरा विलेज। अब उनकी फील्ड वर्क को समझने से पहले हम उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो एमएन श्रीनिवास का पूरा नाम है माइसोर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास का जन्म मैसूर की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और उनकी फैमिली हमेशा से ही उनके एजुकेशन के सपोर्ट में थी, इसलिए वो लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से की। उन्होंने अपनी मास्टर्स और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की, जहां उन्होंने अपनी पीएचडी जीएस घुरे के अंडर की। देन वो पोस्ट डॉक के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पे उनकी मुलाकात रेडक्लिफ ब्राउन से हुई। अब यही मुलाकात उनके पूरे की पूरे मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को शेप करती है। कैसे? देखो, एमएन श्रीनिवास ने अपनी पोस्ट डॉक रेडक्लिफ ब्राउन के अंडर की थी, ठीक है। अब बात करें हम वही रेडक्लिफ ब्राउन की, रेडक्लिफ ब्राउन एक ऐसे थिंकर हैं जिनको हम प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन इज द ओनली थिंकर जिनको हम प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। और वहीं हम प्योर फंक्शनलिस्ट की बात करें तो वो हमारे मेलिनोव्स्की हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। जब स्कूल जाते थे आप, तो आपने देखा था स्कूल में बहुत सारे ग्रुप होते थे। एक टीचर्स का ग्रुप होता था, एक बच्चों का ग्रुप होता था, वहीं मैनेजमेंट टीम का एक ग्रुप होता था और वहीं सफाई कर्मचारियों का ग्रुप होता था। बाय एनी चांस अगर एक भी ग्रुप अपना काम करना बंद कर दे, मान लो टीचर्स पढ़ाना बंद कर दें, तो क्या चल पाएगा? स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दें, सफाई कर्मचारी सफाई करना बंद कर दें और मैनेजमेंट टीम बोले हम आपको प्लान बना के नहीं दे रहे हैं कौन सी क्लास कब होनी है, क्या सब कुछ चल पाएगा? नहीं, पूरा की पूरा स्कूल सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी यही कहता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, किनशिप। ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। अगर एक भी इंस्टीट्यूशन ने अपना काम करना बंद कर दिया तो पूरी की पूरी सोसाइटी डिसरप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस आने से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यूथ वहाँ का बहुत बुरी तरह से भड़क गया था। जब यूथ भड़का तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया, पॉलिटिकल बिल्डिंग्स को उन्होंने जला दिया। अब देख सकते हैं कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस आने की वजह से पूरे के पूरे सोशल सिस्टम में डिसरप्शन आ रही है। तो आप यही देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि देखो, सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर का अपना अपना फंक्शन होता है और हर स्ट्रक्चर इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसका फंक्शन है। अगर किसी का फंक्शन नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन जिंदा रह ही नहीं सकता। और अगर एक भी इंस्टीट्यूशन अपना काम करना बंद कर दे तो पूरा समाज डिसरप्ट हो जाएगा, पूरे समाज में इम्बैलेंस हो जाएगा। ये हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन हमारे प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और रेडक्लिफ ब्राउन से ही इंस्पायर होकर एमएन श्रीनिवास ने इंडिया में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया था और उसको पॉपुलराइज भी किया था, ठीक है भाई। हिंदी में जान लेते हैं थोड़ा। तो उनका नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। उन्होंने अपनी स्नातक मैसूर विश्वविद्यालय से की। उन्होंने अपनी उच्च अध्ययन के लिए जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात रेडक्लिफ ब्राउन से हुई, जहाँ पे उन्होंने अपनी पोस्ट डॉक की। अब बात करते हैं उनके थ्योरेटिकल अप्रोच की।
मैंने आपको बताया अभी कि एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पोस्ट डॉक रेडक्लिफ ब्राउन के अंडर की थी, और रेडक्लिफ ब्राउन एक प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। मतलब कि एम.एन. श्रीनिवास ने उनसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके इंडिया में अप्लाई किया, तो पहला थ्योरेटिकल अप्रोच उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ही है। सेकंड बात करें हम एथनोग्राफी फील्ड वर्क की, तो एम.एन. श्रीनिवास हमारे फील्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उन्होंने बुक व्यू को पूरी तरह से रिजेक्ट किया था, उन्होंने फील्ड व्यू पे ध्यान दिया था। इवन एम.एन. श्रीनिवास ने जिन स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, उन्होंने भी फील्ड वर्क को ही फॉलो किया था। अभी एथनोग्राफिक फील्ड वर्क क्या होता है? देखो, एथनोग्राफी है जो, वो दो शब्दों से मिलके बना है, एथनिक प्लस ग्राफी। एथनिक प्लस ग्राफी। जब रिसर्चर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है फ्रॉम इनसाइडर व्यू। समझ पा रहे हैं आप कि जब अगर मुझे किसी कम्युनिटी को स्टडी करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गूगल से डेटा निकाल लूँ, या मैं किसी से जाके बोलूँ अरे ज़रा देख के आओ कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, ठीक है। या दूसरी बात, मैं सोचूं कि यार मैं कुछ दिन उस कम्युनिटी के पास जाके रहती हूँ, देखती हूँ कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, कैसे उनका कल्चर है, कैसे वो रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एथनोग्राफी मेथड कहता है कि जब हम किसी कम्युनिटी के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम इनसाइडर व्यू, हम उस कम्युनिटी के साथ जाके रहते हैं और हम उस कम्युनिटी को कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं लेके आते हैं, उसे कहते हैं एथनोग्राफिक मेथड। अब एथनोग्राफी मेथड में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड भी है। एम.एन. श्रीनिवास ने दो फील्ड स्टडी की थी, पहली थी कूर्ग सोसाइटी के ऊपर और दूसरी थी रामपुरा विलेज के ऊपर, और दोनों में ही उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है। हिंदी में जान लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने संरचनात्मक क्रियावाद किया था, और दूसरी बात जाति वृत्तात्मक क्षेत्र कार्य, ऐसा क्षेत्र कार्य जिसमें हम किसी जाति के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिभागी अवलोकन, यानी प्रतिभागी क्या होता है कि हम अवलोकन कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें साथ में जाके वहाँ पे प्रतिभागी भी बन रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्षेत्र अध्ययन यानी इन्होंने फील्ड वर्क पर ध्यान दिया। देखो, एम.एन. श्रीनिवास अपने फील्ड वर्क के लिए तो जाने जाते हैं, जहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास का नाम आ गया वहीं पे फील्ड वर्क का नाम आ गया। उनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फील्ड वर्क। अब बात करते हैं उनकी फाइंडिंग्स की, ठीक है। उन्होंने दो फील्ड वर्क किए, पहला कूर्ग सोसाइटी के ऊपर और दूसरा रामपुरा विलेज के ऊपर, जिसकी बुक लिखी थी उन्होंने द रिमेंबर्ड विलेज। कूर्ग सोसाइटी की बुक उन्होंने लिखी थी 1952 में। उस बुक का नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और ये वाली बुक जो उन्होंने लिखी थी, ये बुक लिखी थी उन्होंने, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, 1976 में। देखो, द रिमेंबर्ड विलेजेस का नाम द रिमेंबर्ड विलेजेस क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्टडी तो उन्हें रामपुरा विलेज में की थी। हुआ क्या था कि एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा विलेज के बारे में पहले स्टडी कर चुके थे बात, लेकिन उनकी फाइंडिंग सारी आग में जल गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और मेमोरीज के बेसिस पे एक दोबारा से एक किताब लिखी और उस किताब को नाम दिया द रिमेंबर्ड विलेजेस। और ये किताब रामपुरा विलेजेस में जो फाइंडिंग्स हैं उनके बेसिस पे लिखी गई थी, ठीक है जी। आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कूर्ग सोसाइटी को कि उन्होंने कूर्ग सोसाइटी के बारे में क्या कहा। देखो, कूर्ग सोसाइटी, जिन्हें हम कोडावाज भी कहते हैं, वो साउथ इंडिया में पाई जाती है, साउथ इंडिया के कर्नाटका में पाई जाती है। अब कूर्ग सोसाइटी हिस्टोरिकली वॉरियर रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। देखो, कूर्ग सोसाइटी हिस्टोरिकल वॉरियर रह चुकी है। पहले कूर्ग सोसाइटी के लोग लोकल किंग के अंदर एज अ सोल्जर सर्व करते थे। बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी इन लोगों ने सर्व किया था। एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी इन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर सर्व किया था। मतलब आप देख सकते हैं कि वॉरियर स्किल्स कितनी हैं, इसलिए हम इन्हें लैंड ऑफ सोल्जर्स भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं एक बारी कि कूर्ग, जिन्हें कोडावाज भी कहते हैं, भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। और ये जो कूर्ग है ना, ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे कूर्ग कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है। अक्सर इन्हें सैनिकों की भूमि कहा जाता है। कूर्ग कम्युनिटी के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा था, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, जो 1952 में पब्लिश की गई थी। अब ये बुक एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी PhD के दौरान लिखी थी, ये आपको याद रखना है। जब वो इंडिया में थे तभी इस बुक को वो लिख गए थे। बाद में जब वो पोस्ट डॉक करने गए थे, जब उन्होंने दूसरी किताब लिखी थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओका सिस्टम। ओका सिस्टम क्या है? हमने पढ़ा कूर्ग। कूर्ग के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसका नाम है ओका। ओका एक ऐसा ग्रुप है जो खुद को सेम एंसेस्टर से बिलोंग करता है, उनके पूर्वज सेम हैं,
ठीक है। देखो ओका इज क्लैन और लीनिएज ग्रुप इन कूर्ग सोसाइटी। ये लोग बोलते हैं कि हम सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं और ये लोग पैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब ये पैट्रिलिनियल सिस्टम क्या है? हम हमेशा सुनते हैं पैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैट्रिलिनियल सोसाइटी। पैट्रिलिनियल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे हम हमारी आइडेंटिटी, हमारा नेम, हमारी इनहेरिटेंस, हमारी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग डिराइव फ्रॉम मेल एंसेस्टर्स। जैसे कि मेरा नाम कृतिका खंडेलवाल है, माय सरनेम इज खंडेलवाल। तो जो खंडेलवाल सरनेम है वो मुझे मेरे फादर से मिला है, फादर को उनका सरनेम उनके फादर से मिला है, उनके फादर को उनका सरनेम उनके फादर से मिला है, ठीक है। ये मेल लीनिएज चल रहा है, तो इसे कहते हैं पैट्रिलिनियल सिस्टम। अब ओका का मेंबर कैसे बना जाता है? ओका का मेंबर इंसान जब जन्म के टाइम ही बन जाता है। जैसे इंसान उस ओका ग्रुप में पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात बताती हूँ, कास्ट सिस्टम में आपने गोत्र एक्सोगेमी पढ़ा होगा कि सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भाई बहन माना जाता है। ऐसे ही सेम ओका के लोग सेम ओका में शादी नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्सोगेमी फॉलो होती है, ठीक है। सेम ओका के लोग जो खुद को सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं वो दूसरे ओका में शादी करेंगे जो लोग दूसरे एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लोज ब्लड रिलेटिव्स माना जाता है, उन्हें आपस में भाई बहन माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओका सिस्टम में लेविरेट मैरिज फॉलो होती है। अभी लेविरेट मैरिज क्या होती है? जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने डिकीज्ड हस्बैंड के भाई के साथ शादी कर लेती है। हिंदी में बताऊं तो जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अपने देवर से शादी कर लेती है, और इसी पूरे मैरिज सिस्टम को हम लेविरेट मैरिज कहते हैं। अब ये आपको याद रखना है कि जो लेविरेट मैरिज है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मिलती है, नॉर्थ इंडिया के मोस्ट नदर्न पार्ट में मिलती है, बट ओका सिस्टम भी लेविरेट मैरिज को फॉलो कर सकता है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लेविरेट सिस्टम आपको साउथ इंडिया में उतना देखने को नहीं मिलेगा, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, बट फिर भी ओका सिस्टम इसको फॉलो करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। हमने कूर्ग सोसाइटी के बारे में पढ़ा। अब एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा विलेज को स्टडी किया था। उन्होंने रामपुरा विलेज से हमें 4 कॉन्सेप्ट दिए थे: ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट एंड सेक्युलराइजेशन। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संस्कृताइजेशन क्या होता है। आप देख सकते हैं इसमें मंदिर की फोटो लगी हुई है, यानी कल्चर को शो करता है। अब ये फोटो देखिए। सबसे पहले इस फोटो में आप देखो कि कुछ लोग हवन कर रहे हैं, ठीक है, और इस फोटो में आप देखो कि एक साइड लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं और एक साइड लोग पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी संस्कृताइजेशन होता क्या है? संस्कृताइजेशन समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। 2022 में राजस्थान में एक केस हुआ था जहाँ पे एक 3rd क्लास का बच्चा जो सिर्फ 9 साल का बच्चा था उसको जान से मार दिया गया था। किस बेसिस पे? कि उसने अपने स्कूल में रखे घड़े से पानी पी लिया था और वो घड़ा उसके टीचर्स भी यूज़ करते थे, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि वो बच्चा दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था और टीचर ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता था। जब टीचर को पता चला कि शेड्यूल कास्ट के किसी बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया है जो वो टीचर भी यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इस बच्चे को इतना मारा कि उसकी जान तक चली गई। आप देख सकते हैं कास्टिज्म सोसाइटी में कितना हद तक घुसा हुआ है कि लोग एक दूसरे की जान लेने तक के लिए तैयार हो गए हैं। और क्या पानी पी लेने से किसी की मौत कर देना सही है? सोचिए आप इस बारे में, ठीक है। अब इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोअर कास्ट के लोगों के अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है। अब वो भी चाहते हैं कि उनको भी अपर कास्ट जैसा स्टेटस मिले, और उस स्टेटस को पाने के लिए जब वो अपर कास्ट के कल्चर को, ट्रेडिशन को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके खान पान को, उनके रिचुअल्स को, उनके ट्रेडिशन को फॉलो करने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। यहाँ पे लोअर कास्ट का जो मेन कंसर्न है वो अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना है। अब हम बात करते हैं इसकी कि क्या इससे लोअर कास्ट की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन सही हो रही थी। अब एक बात बताओ, कोई एक ट्राइब है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, अगर उस लोअर कास्ट की समाज में कोई इज्जत नहीं है, अगर उस लोअर कास्ट को तिलक लगा देते हैं या ब्राह्मणिकल कल्चर सिखा देते हैं, वो रिचुअल फॉलो करने लगता है, तो क्या इससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी? क्या उससे इसकी पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी होगी? बताओ, नहीं होगी। क्यों? किसी के लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेने से, किसी के कस्टम मात्र को फॉलो कर लेने से इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है जब आपके पास ज़मीन जायदाद हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। जब तक ये सब नहीं होगा, ना ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, और जब तक आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। मतलब ये जो पूरा चेंज हो रहा है, पूरा संस्कृताइजेशन हो रहा है, इससे सिर्फ कल्चरल और रिचुअल चेंज हो रहा है, ना इससे कोई आर्थिक बदलाव आ रहा है, ना इससे कोई राजनीतिक बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब क्या एक बात बताइए, क्या संस्कृताइजेशन 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा? कब तक होगा?
तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृताइजेशन ना 1 साल में होता है, ना 2 साल में होता है, ना 5 साल में होता है। संस्कृताइजेशन होने में ईयर्स ऑफ जनरेशन्स लग जाती हैं, जनरेशन्स से जनरेशन्स बदल जाती हैं संस्कृताइजेशन करने में, और तभी भी अपर कास्ट के लोग संस्कृताइज्ड कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसेस, संस्कृताइजेशन इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज़ अ जनरेशनल प्रोसेस, जनरेशन्स लग जाती हैं संस्कृताइजेशन करने में। ठीक है, जैसे कि एक ट्राइब थी अभी गोंड ट्राइब ने अपने आप को 2-3 जनरेशन तक संस्कृताइज किया, और अब वो खुद को गोंड क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट डिबेट जो आती है वो आती है एम एन श्रीनिवास और जी एस घुरे के बीच में। जब हमने जी एस घुरे पढ़ा था तो हमने देखा था जी एस घुरे कास्ट सिस्टम को एक क्लोज सिस्टम बताते हैं। वो कहते हैं कास्ट सिस्टम में कोई मोबिलिटी नहीं होती, और कास्ट सिस्टम के उन्होंने कुछ फिक्स फीचर्स दिए थे। वहीं एम एन श्रीनिवास ने जब रामपुरा विलेज में फील्ड स्टडी की थी तो उन्होंने देखा कि नहीं, कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी हो सकती है, मोबिलिटी वो लिमिटेड हो सकती है, पर कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी है, लोग मोबिलिटी कर रहे हैं। हालांकि उस मोबिलिटी करने में लोगों को 2-3 जनरेशन लग जाती हैं, बट हमको पूरी तरह से इसको हम रिजिड सिस्टम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम कंप्लीटली नॉट रिजिड, मोबिलिटी इज अलाउड, ऐसा एम एन श्रीनिवास कहते हैं। हिंदी में एक बार हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी पढ़ के बताती हूँ। निचली जातियाँ ऊंची जातियों को, विशेषकर यहाँ पे ब्राह्मण्स की बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण्स का बहुत इन्फ्लुएंस था। ब्राह्मण्स एपेक्स में आते थे कास्ट हायरार्की में, लोग उन्हीं को फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, परंपराओं को अपनाना चाहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको जाति व्यवस्था में अपनी सामाजिक स्थिति सही करनी है। लोअर कास्ट के लोगों को इतना हीन भावना से देखा जाता था, उनको साथ में रहना अलाउड नहीं था, साथ में खाना अलाउड नहीं था, मंदिर जाना अलाउड नहीं था। तो लोअर कास्ट के लोगों को लगा अब हमारे पास स्टेटस गेन करने का यही तरीका है कि हम भी इनकी तरह रहने लगें। ठीक है, यह परिवर्तन मुख्यतः सांस्कृतिक और धार्मिक है, ना ये राजनीतिक है, ना ये आर्थिक है। उसके बाद यह दर्शाता है कि जाति प्रणाली पूरी तरह से कठोर नहीं है, गतिशीलता है, पर वो गतिशीलता बहुत लिमिटेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, संस्कृताइजेशन। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिखती हूँ। हम पढ़ रहे हैं संस्कृताइजेशन। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन को पहले ब्राह्मणाइजेशन बोला था। ठीक है, उन्होंने पहले इसको ब्राह्मणाइजेशन बोला था। एम एन श्रीनिवास ने बोला था कि लोग पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सबसे अपेक्स कास्ट पे आता है। तो ये जो ब्राह्मणाइजेशन है ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लेटर ही रियलाइज कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग अदर अपर कास्ट के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। अदर अपर कास्ट यानी ये आपकी ब्राह्मण है, ये आपकी क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। तो लोग संस्कृताइज होके वैश्य भी बन रहे हैं, लोग संस्कृताइज होके क्षत्रिय भी बन रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको गोंड का एग्जाम्पल दिया था, गोंड टाइप संस्कृताइज होके गोंड क्षत्रिय बनी थी, तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण की साइड संस्कृताइज नहीं किया था, उन्होंने खुद को क्षत्रिय की साइड संस्कृताइज किया था। ठीक है, बाद में उन्होंने देखा कि देखो कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो सिर्फ ना ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे हैं ना अपर कास्ट के फॉलो कर रहे हैं। कुछ कास्ट ऐसी हैं जो अपना रेफरेंस ग्रुप लोअर कास्ट को ही मान रही हैं। अभी रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जहाँ के हम मेंबर बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप उनकी तरह बात करने लगेंगे, उनकी तरह सोचने लगेंगे। ऐसा ग्रुप जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं और उसकी तरह हम बिहेव करने लगते हैं जिससे उस ग्रुप में हमारी एंट्री आसान हो जाए, उसे कहते हैं हम रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो आर के मर्टन ने दिया था, ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, तो ब्राह्मणाइजेशन पे हम थे, ब्राह्मणाइजेशन में लोग सिर्फ ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, देखो भैया, सिर्फ ब्राह्मण्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, तो दूसरी कास्ट को भी फॉलो कर रहे हैं। लोग तो इवन उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं जो अपर कास्ट के हैं ही नहीं। जैसे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब लोग ऐसी कम्युनिटी को भी फॉलो कर रहे हैं जो अपने ही विलेज में डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी प्रधान है। ठीक है, अपने ही जगह पे जो कास्ट डोमिनेंट है लोग उसे भी फॉलो करें। भाई डोमिनेंट कास्ट होती क्या है? तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है डोमिनेंट कास्ट का। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं, ये डोमिनेंट कास्ट क्या है। डोमिनेंट कास्ट टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एम एन श्रीनिवास इन द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। जब वो रामपुरा गए थे तो उन्होंने देखा कि देखो भाई, लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, और उस डोमिनेंट कास्ट का उस जगह पे बहुत ज़्यादा दबदबा है।
ठीक है। डोमिनेंट कास्ट ऐसी कास्ट होती है जिसका पॉलिटिकल और सोशल, इकोनॉमिक हर फील्ड में इन्फ्लुएंस बना होता है। अब हम देखेंगे डोमिनेंट कास्ट है क्या, देखेंगे हम कास्ट के कॉन्सेप्ट में डोमिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो फीचर है डोमिनेशन का, दैट इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। आपको कहीं भी डोमिनेट करना है, ठीक है, डोमिनेशन के लिए किसी कास्ट का उस गांव में, उस जगह पे उनकी संख्या का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो संख्या में ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका प्रभाव दूसरी कास्ट पर ज़्यादा होगा, वो पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो इकोनॉमिक कंट्रोल करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ अगर मैप में, तो आप यहाँ देखो कि आप हरियाणा में देखोगे, ये हरियाणा है, यहाँ पे राजस्थान नहीं है। ये हरियाणा में आपको जाट कम्युनिटी के नंबर सबसे ज़्यादा मिलेंगे और इसी वजह से, नंबर की वजह से उनके पॉलिटिकल डिसीजन भी स्ट्रांग होते हैं, उनका पॉलिटिकल कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। दूसरा एस्पेक्ट है डोमिनेशन कास्ट का, दैट इज़ इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो आप अगर आंध्र प्रदेश के रेड्डीज़ के पास जाओगे तो उनके पास बहुत एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है उनके पास, वो एग्रीकल्चरल लैंड के बाद बिजनेस में भी जा रहे हैं, ठीक है। और हम पॉलिटिकल पावर की बात करें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2019 में जब 3 फार्म लॉज आए थे, ठीक है, तो देखो आपके हरियाणा में तो जाट हैं ही, आपके वेस्टर्न यूपी में भी जाट डोमिनेशन में है। 2019 में जब फार्म लॉज आए थे तो जो फार्मर्स हैं उनको फार्म लॉज पसंद नहीं आए थे। दे वांटेड कि ये फार्म लॉज अब रिपील हो जाए, गवर्नमेंट इनको वापस ले ले, लेकिन गवर्नमेंट इनको वापस नहीं दे रही थी। उस टाइम फार्मर्स को लीड कर रहे थे राकेश सिंह टिकैत, जो कि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो उन्होंने फार्मर्स को लीड किया था। जब उन्होंने फार्मर्स को लीड किया तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ उनकी कई सारी मीटिंग्स हुई, प्रोटेस्ट 1 साल तक चला और हालांकि गवर्नमेंट को ही हार माननी पड़ गई और फार्म लॉज को रिपील करना पड़ गया। आप देख सकते हैं जो डोमिनेंट कास्ट है वो उसका राजनीतिक सत्ता में कितना बड़ा रोल है कि वो पॉलिटिकल डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट हम बात करें वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन में अगर आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र के मराठा हैं वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इवन वो इंडिया में नहीं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ भी अपनी एजुकेशन लेने जा रहे हैं। और देखो जो डोमिनेंट कास्ट होती है ना, उसका वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। देखो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी है, उनके कंट्रोल भी अच्छे हैं, पॉलिटिकल करेक्शंस भी अच्छे हैं। तो वेस्टर्न एजुकेशन रिलेटिवली हायर हो जाता है देन अदर कास्ट। ऐसा नहीं है कि अदर कास्ट वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ले रही है, बट रिलेटिवली एक्सेस हायर है इनका। नेक्स्ट हम बढ़े अर्बन सोर्स ऑफ इनकम। तो आप जब पंजाब में जाएंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, आप जब पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे जाट सिख हैं। वो जाट सिख सिर्फ अब गाँव तक ही सीमित नहीं है, वो जाट सिख अब शहरों की तरफ जाके भी बिजनेस कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, दे आर नॉट, जो अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, वो फार्मर सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, वो शहरों में जाके बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। वो उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी ज़्यादा है जिसपे वो काम नहीं करते, उन्होंने काम करने के लिए दूसरे लेबर रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई रैंक इन लोकल कास्ट हायरार्की। ये मैं आपको यही समझाती हूँ। देखो यादव बिहार में ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जब ये ज़्यादा है तो इनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक पावर भी ज़्यादा है, वेस्टर्न एजुकेशन भी इनके पास ज़्यादा है, इनकम सोर्स भी इनके पास ज़्यादा है। सारे एस्पेक्ट में जब ये डोमिनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उस गांव की हायरार्की में इनकी हायरार्की सबसे ज़्यादा होगी। देखो जब हम नॉर्मल हायरार्की की बात करें तो हमारे पास 4 वर्ना सिस्टम में 4 वर्ना होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। बट हम यहाँ पे लोकल गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सी कास्ट कर रही है, तो उस कास्ट में हायरार्की लेवल पे सबसे ऊपर वहाँ की डोमिनेंट कास्ट होती है। जैसे कि आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में और बिहार में आपके यादव हैं, ठीक है, ये यादव वहाँ के डोमिनेंट कास्ट हैं। और इनका जब आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कंट्रोल इतना ज़्यादा है और उनका वोट बैंक भी यादव हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप अखिलेश यादव को देखेंगे, वो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब एक डोमिनेंट कास्ट का कैंडिडेट का पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। आगे समझ लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया।
वेस्टर्नाइजेशन को उन्होंने रामपुरा विलेज में स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि कैसे लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद ही देखिए ना, आपके पास जितना सामान है, आपके पास आधे से ज़्यादा सामान वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होगा। आप जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं, आप जो एजुकेशन लेते हैं, आपके इवन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे एक्ट्स बने हुए हैं वो भी हमारे वेस्टर्न कंट्री से ही प्रभावित हैं। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट कर रही है, वेस्टर्न आइडियाज़ को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके फूड को अडॉप्ट कर रही है। अब ये वेस्टर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये शुरू कहाँ से हुआ? हमारे पास तो इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे ट्रेडिशन है, वेस्टर्नाइजेशन कहाँ से हुआ था? देखो, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, मोस्टली ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ को स्प्रेड करना स्टार्ट किया, जिसमें इंडिया एक सबसे बड़ी कॉलोनी थी। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने मिशनरीज़ और एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन मिशनरीज़ के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया अपने कल्चर को स्प्रेड करना। देखो, कोई भी देश जब दूसरे देश पर कब्जा करता है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करे, तो यही ब्रिटिशर्स ने किया। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन आज तक हम वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस के साथ रह रहे हैं। कहते हैं अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेज़ी छोड़ गए। ब्रिटिशर्स हमारे जीवन में अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को, अपने सोशल सिस्टम को कहीं ना कहीं छोड़ के गए हैं, जो जिससे हम आज तक प्रभावित होते हैं। अब हम देखेंगे सोशल लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट में वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम फूड की बात करेंगे। बर्गर किंग, मैगडी, बर्गर, ये हमारे इंडिया का फूड नहीं है। हम ट्रेडिशनल फूड से अब वेस्टर्न फूड की तरफ जा रहे हैं। हमें लोग कहते हैं ना, अरे नहीं, हम तो बहुत ही सिंपल खाना खाएंगे, ये खाना तो बहुत चटपटा होता है, ये खाना तो बहुत मसालेदार होता है। कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम बात करें कपड़ों की, तो हम ट्रेडिशनल अटायर से वेस्टर्न अटायर्स की तरफ जा रहे हैं। इवन हमने इंडियन अटायर को वेस्टर्न अटायर के साथ मिक्स करके उसको इंडो वेस्टर्न बना दिया। आप देखेंगे पहले फॉर्मल्स में लड़के सिर्फ कुर्ता पजामा पहनते थे और लड़कियाँ सूट सलवार पहनती थी, लेकिन अब फॉर्मल्स में वेस्टर्न फॉर्मल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो स्कूल्स में क्लास 6 से ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इन सारी सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। वो पढ़नी कंपलसरी होती हैं। अरे भाई, देख तो लो बच्चे को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे अच्छा आप कोई वर्नैकुलर लैंग्वेज ऐड कर दो, कम से कम उसे अपने देश के बारे में तो जानने को मिलेगा। लेकिन नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि हम क्लास 6 से ही बच्चे को पढ़ाने लगते हैं। अपने देश की लैंग्वेज छोड़ के हम दूसरे देश की लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। अगर आप डांस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्लासिकल डांस है, बहुत कम लोग उसको प्रेफर करते हैं। लोग हिप हॉप सीखना चाह रहे हैं, लोग डिफरेंट वेस्टर्न डांस फॉर्म सीखना चाह रहे हैं। आप बॉलीवुड में चले जाइए, हॉलीवुड में चले जाइए, आप देखेंगे हॉलीवुड का कल्चर कितना ज़्यादा है। लोग इंग्लिश म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। ये पता है, आजकल ट्रेंड भी बन गया है कुछ इंग्लिश का। आजकल लोग इंग्लिश को बहुत कूल समझने लगते हैं, और हिंदी बोलते हुए जब लोगों को देखते हैं तो दे आर फीलिंग लाइक कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल बच्चे हैं, तो इंग्लिश भी नहीं आती। ये जो सोशल मीडिया है, इसने भी वेस्टर्नाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया है। हर गांव तक मोबाइल फ़ोन पहुंच गया, और उस मोबाइल फ़ोन पे लोग जब देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ वेस्टर्नाइजेशन के एग्जांपल। हमारी वैल्यू सिस्टम में देखो कैसे वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। आप ये जो मनाते हैं वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये इंडिया के कॉन्सेप्ट हैं ही नहीं। आप देखेंगे जिस दिन वैलेंटाइंस डे होता है, उस दिन कुछ जो अंकल लोग हैं वो आपको अलग से स्टेटस लगाते हैं, या अलग से आपको पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि आज मातृपितृ दिवस है, आज तुलसी दिवस है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस आपके दिमाग से हटे। लेकिन नहीं, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट हो गए हैं कि वो अब हट ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप वेस्टर्नाइजेशन कीजिए, बट इंडियनाइजेशन को भी मत भूलिए, या आप उसको ब्लेंड कीजिए। ठीक है, तो ये था वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्युलराइजेशन। देखो, जब भी हम बात करते हैं सेक्युलराइजेशन की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि स्टेट और रिलीजन अलग हैं, वो सेपरेट है। हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारा स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। ये हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। सोशियोलॉजी बात करता है कि कैसे रिलीजन का इन्फ्लुएंस हमारे सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पे कम हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच रिलीजन ग्रेजुअली लूजेज। रिलीजन धीरे धीरे करके हमारे सोशल सिस्टम से लूज कर रहा है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कैसे सोशल, कौन कौन से आप मुझे एग्जांपल दीजिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कैसे रिलीजन हमारा कम कर रहा है। चलिए बताइए। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में रिलीजन ने हमारा कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है।
अब उस कास्ट सिस्टम में बहुत सारे सेग्रीगेशन दिए हुए हैं कास्ट के, कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों के साथ रह नहीं सकते, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरीबडी इज़ इक्वल, हर कोई समान है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपको सेक्युलराइजेशन देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे रिसेंटली ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट आया था, जब एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना होता है तो वो 3 बार तलाक बोलते हैं और इमीडिएटली उनका डाइवोर्स हो जाता है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अब ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, वुमेन जाके केस कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि अब वो ट्रिपल तलाक के लिए एक्ट लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। एजुकेशन में हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना मना हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप महाभारत नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, वो वैल्यू सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे आप जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप तिलक लगा के आओ, आप ये नहीं कह सकते कि आप कलावा पहन के आओ, आप किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आके बच्चों आप हवन में ही बैठो, ठीक है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना मना हो गया है, क्योंकि हम अब सारे रिलीजन को सेम मानने लगे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम देखें तो आप देख सकते हैं कैसे जो हम मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, हमें खर्चा नहीं करना है क्योंकि ये अशुभ होता है, बट क्या आप इसको एब्सोल्यूट तरीके से फॉलो करते हो? नहीं, क्योंकि अब हम रिलीजन हमारी लाइफ में उतना एब्सोल्यूट नहीं रहा है, अब हम रिलीजन को अपनी तरह से मोल्ड करते हैं। और ऐसा भी नहीं है देखो कि रिलीजन का इम्पैक्ट कम हो गया है, वो इम्पैक्ट कम हो भी नहीं सकता, रिलीजन का इम्पैक्ट बढ़ भी रहा है, बट वो कट्टर जो रिलीजन पुराने ज़माने के लोग फॉलो करते थे, पुराने ज़माने के ब्राह्मण फॉलो करते थे, अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। अब लोगों ने अपने हिसाब से रिलीजन को मोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। धर्म धीरे धीरे जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं से कम हो रहा है और प्रत्यक्ष नियंत्रण हो रहा है। रिलीजन का इम्पैक्ट है पर अब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वोट बैंक। क्या होता है वोट बैंक? आपने हमेशा सुना होगा, जब भी चुनाव होते हैं तो टीवी में न्यूज़ लग जाती है वोट बैंक की। वोट बैंक ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो कंसिस्टेंटली सेम पार्टी और लीडर को वोट देता है, ठीक है। जैसे कि आप बात करें, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लगाया है, जैसे कि आप बात करें चिराग पासवान को तो सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी देख लेना जाके। जो चिराग पासवान है वो लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसमें लिखा भी है लोजपा, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी को लीड करते हैं। अब चिराग पासवान, पासवान एक दलित कम्युनिटी का टैग है और चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो दलित कम्युनिटी है। चिराग पासवान दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हैं, वो उनके इंटरेस्ट में काम करते हैं और वो लोग चिराग पासवान को वोट देते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि अब ये लोग इन्हीं को वोट देंगे। एक पार्टी अपने वोट बैंक को संभालने के लिए कि वो कहीं दूसरी पार्टी में जाके वोट ना दे दे, उनके इंटरेस्ट में काम करती है, ठीक है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो है आपका यादव एंड मुस्लिम्स, कि जब चुनाव होते हैं तो ये वाले लोग मोस्टली 75 से 80% लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये होता है वोट बैंक। अब एम.एस. श्रीनिवास कैसे कि कहते हैं कि देखो कैसे कास्ट के बेसिस पे हमारी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कि लोग इंसान की क्वालिफिकेशंस को नहीं देख रहे हैं, उनके क्रिमिनल चार्जेस को नहीं देख रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं सिर्फ कास्ट। उनकी कास्ट का कोई इंसान खड़ा हुआ है अगर पार्टी में तो वो उसे ही वोट देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी हमारे देश में चीफ मिनिस्टर के चुनाव होते हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री को ध्यान में रख के वोट देते हैं? ऑब्वियसली आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री को ध्यान में रख के वोट देते हैं। क्या आपने कभी लिस्ट निकाल के देखी है कि आपके यहाँ के विधायक हैं जो वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके पास, कितने वो कैपेबल है, कितना उन्होंने काम किया है? नहीं, हम सिर्फ अपनी कास्ट, हमने एक छवि बनाई हुई है कि हम इसी इंसान की पार्टी को वोट देंगे, ठीक है। तो वोट बैंक इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कंसिस्टेंटली सेम पार्टी और सेम लीडर को वोट देता है। और कैसे ये पूरी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करता है? देखो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, हमने संस्कृताइजेशन पढ़ा, हमने ब्राह्मणाइजेशन पढ़ा, डोमिनेंट कास्ट पढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा, उससे पहले हमने कूर्ग सोसाइटी पढ़ा, रिलीजन एंड रामपुरा विलेज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एम.एस. श्रीनिवास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये बुक्स एम.एस. श्रीनिवास की हैं। दूसरा, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपको। क्रोनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इवन लास्ट ईयर में एम.एस. श्रीनिवास से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी इन बुक्स को आप याद कैसे करोगे। सबसे पहला तो है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। तो सबसे पहले एम.एस. श्रीनिवास, ये उनकी सबसे पहली बुक है,
ठीक है। मैसूर में एम.एन. श्रीनिवास पैदा होते हैं तो सबसे पहले उनकी किताब का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। दूसरी बुक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। ये उनकी पीएचडी बेस्ड है, पीएचडी रिसर्च बेस्ड किताब है। ठीक है, जब उन्होंने पीएचडी की थी तो उन्होंने जीएस घुरे के अंडर ये किताब लिखी थी। अब हम याद करेंगे, देखो भाई एम.एन. श्रीनिवास मैसूर में पैदा हुए। जब वो मैसूर में पैदा हुए तो उन्होंने कूर्ग सोसाइटी को देखा, उन्होंने कूर्ग सोसाइटी पे स्टडी की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कास्ट पे स्टडी की। वो कहते हैं अब हमने ट्राइब पे स्टडी कर लिया, अब हम कास्ट पे स्टडी करेंगे और कास्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे सोशल चेंजेस आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में। आप स्टोरी बिल्ड कीजिए मेरे साथ। एम.एन. श्रीनिवास मैसूर में पैदा हुए थे। मैसूर में पैदा होने के बाद उन्होंने कूर्ग्स को पढ़ा। कूर्ग्स को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा हमने ट्राइब को पढ़ लिया, अब हम कास्ट को पढ़ेंगे। और कास्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि कैसे कैसे कास्ट में सोशल चेंजेस हो रहे हैं। भाई लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है, संस्कृताइजेशन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने देखा कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है जी, फिर वो गए रामपुरा विलेज, जहाँ पे उन्होंने रिमेंबर्ड विलेजेस नाम की किताब लिखी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो किताब है रिमेंबर्ड विलेज ये पहले ही लिख चुके थे, लेकिन पब्लिश 1976 में हुई थी, क्योंकि इस बुक की सारी राइटिंग्स उनकी जल गई थी। बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और मेमोरीज के बेसिस पे एक किताब लिखी जिसका नाम था द रिमेंबर्ड विलेज, और ये किताब रामपुरा विलेज के बारे में लिखी गई थी। ठीक है जी, जब वो रामपुरा विलेज गए, उन्होंने रिमेंबर्ड विलेज गए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो अलग अलग चेंजेस हैं डायमेंशंस के। कैसे? यहाँ पे देखो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि मेन डायमेंशन है वो है डोमिनेंट कास्ट। ठीक है जी, ये बुक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। जब डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट आ गया तो उन्होंने कहा मैंने ट्राइब पढ़ लिया, मैंने कास्ट पढ़ लिया, अब मैं विलेज, कास्ट, जेंडर सब पढ़ूंगा। अब देख मेरे साथ फिर से स्टोरी बिल्ड कीजिए। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म मैसूर में हुआ था। मैसूर में जाके जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने कूर्ग सोसाइटी को पढ़ा। कूर्ग सोसाइटी को पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि मैं कास्ट को पढ़ूंगा, उसके बाद सोशल चेंज को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला ठीक है जी, अब हम रिमेंबर्ड विलेज को पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से डायमेंशन है सोशल चेंज के, और सबसे बड़ा डायमेंशन है वहाँ का डोमिनेंट कास्ट। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने अब मैंने ट्राइब पढ़ लिया, अब मैंने कास्ट पढ़ लिया, डोमिनेंट कास्ट पढ़ लिया, अब मैं विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने पढ़ा था। तो ये आपकी किताब, इस तरह से आप कोई भी थिंकर की ऐसी, आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपने दिमाग में अपने हिसाब से स्टोरी बनाइए। ये स्टोरी मैंने अपने हिसाब से बनाई है, आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन आप अपनी भी कोई स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, और आपके पास कोई और स्टोरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, बोर्ड बैंक और ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में विद न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।